नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के ज्ञान विज्ञान और धार्मिक स्थिति के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुप्त काल का ज्ञान विज्ञान। देखिए, गुप्त काल के ज्ञान विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमें याद आती है आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट जैसे विद्वान, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे विद्वान वहाँ हमको देखने को मिलते हैं और इनके माध्यम से ज्ञान विज्ञान का एक जिसे कहिए स्वर्णिम दौर गुप्त काल में हमें देखने को मिला। और इनके माध्यम से जो खोजें की गई, हालांकि उस समय की व्यवस्था के हिसाब से पेटेंट नहीं हो पाया या यूँ मानिए कि इन्हें श्रेय नहीं मिल पाया। बाकी जो यूरोप में 15वीं-16वीं शताब्दी में जो खोजें हुई हैं उससे ठीक बहुत पहले ही भारतीय इतिहास में गुप्त काल में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता दी गई जो यूरोप के लोगों को जानकारी में नहीं था। तो जिक्र करते हैं कौन कौन सी बातचीत ऐसी रही जो हमारे लिए गर्व करने की है कि हमारे विद्वान, हमारे जो पूर्व वैज्ञानिक थे वो इतने श्रेष्ठ थे। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम आर्यभट्ट के बारे में। और आर्यभट्ट के बारे में जब हम बातचीत करें तो आपको बताएं, आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ। कुसुमपुर पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ और इनकी मुख्य रचनाएं जो हैं वो आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, ये दोनों स्वीकार की जाती हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान ये भी रखना है कि सूर्य सिद्धांत बेसिकली पूर्व रचना थी, जिस रचना में इन्होंने उसका विश्लेषण किया, उसमें और जो इम्प्रूवमेंट करने थे वो करके उसको दोबारा से इन्होंने लिखा। तो सूर्य सिद्धांत, इसके अलावा दश गीतिका, ये प्रमुख रचनाएं हैं आर्यभट्ट की। अब आर्यभट्ट का भारतीय इतिहास में ज्ञान विज्ञान में क्या विशेष योगदान है, तो सबसे पहली बात तो ये कि दशमलव का जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं आर्यभट्ट की देन माना जाता है। आपको बता दें, कुछ लोग ये मानते हैं कि शून्य की खोज, जीरो की खोज भी आर्यभट्ट ने की। हालांकि ये बड़ा विवादित प्रश्न रहा है और विवादित प्रश्न में हम जब देखते हैं कि यजुर्वेद में ही शून्य का जिक्र मिल जाता है तो निश्चित रूप से आर्यभट्ट को इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता। फिर भी किसी एग्ज़ाम में यदि ऑप्शंस में आर्यभट्ट आता है तो आज भी शून्य का खोजकर्ता आर्यभट्ट को हमें मानना पड़ता है। तो दशमलव की खोज या दशमलव का प्रथम उपयोग आर्यभट्ट से माना जाता है। दूसरा, पाई का निश्चित मान जो अब तक 22/7 पर ही अटका था, उसे दशमलव के रूप में इसका एक निश्चित मान, इस तरह का मान देने का श्रेय भी आर्यभट्ट को दिया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण स्थिति ये कि इन्होंने ये बताया कि जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आपको बता दें, यूरोप में इस चीज़ पर बड़ा विवाद रहा। यूरोप में जो पोप और ईसाई पद्धति थी वहाँ पर बहुत समय तक इस बात को कहा जाता रहा कि सूर्य चक्कर लगाता है, पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर है। परंतु भारत में बहुत पहले इस चीज़ का पता लगा लिया आर्यभट्ट ने कि सूर्य जो है वो स्थिर है और उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, और इसी वजह से सूर्य ग्रहण की स्थिति या चंद्र ग्रहण की स्थिति ये होती है। इस चीज़ को जो भ्रांतियाँ चला करती थी, राहु केतु, इस तरह के बहुत सारी बातचीत चला करती थी तंत्र विद्या में, तो आपको बताएं उस सब को नकारते हुए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने का श्रेय भी आर्यभट्ट को दिया जाता है। तो ये सारी की सारी उपलब्धियां आर्यभट्ट को जाती हैं और आप मानिए कि यहाँ से बहुत कुछ हमें खगोल को, ज्योतिष को और गणित को बहुत सारा ज्ञान यहाँ से मिला, जिसके माध्यम से आगे चलकर विभिन्न प्रकार के गणितज्ञ विकसित हुए और खगोलीय खोजें आदि अस्तित्व में आई। तो ये सारा का सारा आर्यभट्ट का कार्य है जो उन्होंने अपने गुप्तकालीन समय में किया। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं आर्यभट्ट के बाद दूसरे विद्वान की, और जो दूसरे विद्वान हैं उनका नाम है वराहमिहिर। हम वराहमिहिर का नाम पढ़ चुके हैं। हमने चंद्रगुप्त सेकंड के
चंद्रगुप्त सेकंड के जब नवरत्न पढ़े तो वहाँ पर वराहमिहिर का हमने जिक्र किया था। खगोल ज्योतिष के बारे में, गणितज्ञ, गणित के बारे में बहुत नॉलेज रखते वराहमिहिर, और इन्होंने कुछ रचनाएं जो लिखी, पहले तो उनकी बात कर लेते हैं। पंच सिद्धांतिका, वृहद जातक, लघु जातक, 3 नंबर पे लघु जातक, वृहद संहिता, योग माया और विवाह पटल, ये सब रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। इन्होंने आर्यभट्ट के ज्ञान को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि आर्यभट्ट ने तो ये कहा था कि ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्होंने यह और स्पष्ट किया जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये वाली चीज़ यहाँ पर स्पष्ट की गई। ठीक है, ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते ही आर्यभट्ट ने कहा। उसके बाद आए वराहमिहिर, उन्होंने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा को पृथ्वी के उपग्रह के रूप में रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करने का काम भी इन्होंने किया। इसके अलावा खगोल ज्योतिष के संबंध में इनका विशेष ज्ञान ये रहा कि इन्होंने भारतीय और यूनानी ज्योतिष का जो ज्ञान प्राप्त किया, उन दोनों का मिक्स या उनका जो समन्वित ज्ञान था, उसके आधार पर इन्होंने रोमक व पोलिश सिद्धांतों की स्थापना की। रोमक व पोलिश सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों का प्रदाता जो है, देने वाला जो है, वो वराहमिहिर को स्वीकार किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय और यूनानी ज्ञान को इन्होंने समन्वित करते हुए इन सिद्धांतों को स्थापित किया। वराहमिहिर के संबंध में बात करें तो 6ठी शताब्दी इनका समय रहा, और इस 6ठी शताब्दी के साथ ही इनका जो जन्म क्षेत्र है वो अवंती को आप उज्जैन से समझ सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, मैं आपको वो यहीं पर क्लियर कर दूं। क्वेश्चन आता है कि ये 4 विद्वान जो हैं इनको क्रम से लगाइए। तो मैं आपको बताऊं, आर्यभट्ट सबसे पहले, उसके बाद वराहमिहिर, उसके बाद ब्रह्मगुप्त, और उसके बाद भास्कर फर्स्ट। इन चारों का क्रम पूछा जाता है, और मैं आपको इस मैप के माध्यम से ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि इनका क्षेत्र कौन सा है। तो आर्यभट्ट का क्षेत्र ये वाला, बिहार के क्षेत्र में, बंगाल बिहार के क्षेत्र में, कुसुमपुर पाटलिपुत्र मतलब पटना का क्षेत्र। 2 नंबर जो है वराहमिहिर, वो यहाँ पर उज्जैन के आसपास मध्य प्रदेश में। 3 नंबर जो है वो राजस्थान में, जालोर में। ठीक है, और 4 नंबर जो है वो महाराष्ट्र में। ठीक है, इस तरह से भी आपको इसको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 यहाँ से एडजस्ट करना है, वहाँ से भी एडजस्ट करना है। किसी तरह का प्रश्न पूछा जाए तो आप इसमें आंसर देने की स्थिति में आ जाए। तो ये आप देख लीजिए, ये योगदान रहा वराहमिहिर का। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में। देखिए, ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ भीनमाल जालोर, जो कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, और इनका जो टाइम है, जन्म जो है 598 ईस्वी माना जाता है। और यहीं मैं अगर बात कर लूँ भास्कर फर्स्ट के बारे में भी, तो भास्कर फर्स्ट के बारे में आपको बता दूं, यहीं पर कंपैरिजन हो जाएगा, 1-2 चीज़ें यहाँ पर कॉमन हो जाएंगी। इनका जन्म हुआ 600 ईस्वी में, और इनका क्षेत्र माना जाता है, जन्म क्षेत्र माना जाता है महाराष्ट्र में। तो ये दोनों समकालीन हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से 2 विद्वान समकालीन हैं, एक ही समय में है, तो ब्रह्मगुप्त और भास्कर फर्स्ट। अब देखिए, ब्रह्मगुप्त के बारे में बातचीत करें तो इनकी रचनाएं देखिए, ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्यक,
खंड खाद्यक, ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्यक और वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष, तो 3 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्यक और वेदांग ज्योतिष। इनका विशेष योगदान क्या है वो देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण के बारे में की प्रथम जानकारी, गुरुत्वाकर्षण की प्रथम जानकारी देने वाला भारतीय विद्वान कौन था? तो ब्रह्मगुप्त था। और आपको बताएं, जो हम न्यूटन के नियमों की बात करते हैं, ये मानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, उससे बहुत पहले, लगभग 1000 वर्ष पहले, आप देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने? ब्रह्मगुप्त ने, और बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मगुप्त ने ये सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया। इसके अलावा इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज का एक प्रकार होता है चक्रीय चतुर्भुज, इस चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की विधि प्रदान की। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त का योगदान ब्रह्म सिद्धांत, खंड खाद्यक और वेदांग ज्योतिष में हमें इन रचनाओं में इनके बारे में जानकारी मिलती है। और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की प्रथम जानकारी, चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना, ये इनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने पृथ्वी का क्षेत्रफल भी, पृथ्वी के क्षेत्रफल का भी अनुमान लगा लिया था, और इन्होंने कहा था कि इसकी परिधि जो है ये 500 योजन है। और उस समय इस तरह का अनुमान लगाना, और वो भी बहुत, कहिए कि एग्जैक्ट लगाना, ये बहुत मुश्किल काम था, जो इन्होंने बिना दूरबीन या बिना किसी विशेष उपकरणों के आधार पर इन्होंने लगाया, जो लगभग सही था। तो ये भी अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है जो ब्रह्मगुप्त से हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी बातचीत ब्रह्मगुप्त के बारे में आपको ध्यान रखनी है। और बात करनी है अब हमें भास्कर फर्स्ट के बारे में। एक तो आपको बता दें, भास्कर फर्स्ट अलग हैं, भास्कर सेकंड अलग हैं। भास्कर सेकंड जो है वो 12वीं शताब्दी के हैं, जिन्होंने गणित पर आधारित लीलावती ग्रंथ लिखा था, तो आप उनको मिक्स नहीं करेंगे। भास्कर फर्स्ट की रचनाएं देख लें हम। महाभास्करीय, इनके नाम से पता लग जाता है वैसे, महाभास्करीय, लघु भास्करीय और भाष्य, इसी को श्री भाष्य भी कहा जाता है। एक नेट के एग्जाम में इसको श्री भाष्य कहा गया। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। महाभास्करीय, लघु भास्करीय और श्री भाष्य किसकी रचनाएं हैं? तो भास्कर फर्स्ट की रचनाएं हैं। इनका जन्म क्षेत्र महाराष्ट्र, या यूं कहिए कि अशमक। और यहाँ पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, आर्यभट्ट की जो रचना थी आर्यभट्टियम, उस आर्यभट्टियम पर एक टीका लिखी इन्होंने, जिसका नाम है अशमक तंत्रीय। अब आपको ये याद हो जाएगा कि अशमक तंत्रीय उसी ने लिखा है जो अशमक का रहने वाला था, इसका मतलब भास्कर फर्स्ट। ठीक, इनका जन्म बता दिया, क्षेत्र बता दिया, और क्षेत्र से संबंधित ही एक नाम अशमक तंत्रीय आर्यभट्ट पर, आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम पर एक महत्वपूर्ण टीका है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें भास्कर फर्स्ट के मुख्य योगदान की, तो इन्होंने एक चक्रवाल पद्धति दी समीकरण हल करने की। समीकरणों को हल करने की चक्रवाल पद्धति देने का श्रेय भी भास्कर फर्स्ट को दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सारे के सारे 4 विद्वान आपको बिल्कुल क्रम से तय कर लेने हैं। कौन कौन से? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर फर्स्ट। और मैंने मैप में बता दिया, आपको याद करने में आसानी होगी। इसके अलावा 2-3 विद्वानों की बात और कर लेते हैं। 5वें नंबर पर वाग्भट की बात करूं मैं। वाग्भट की रचना अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह, ये हमें प्राप्त होती है। और निश्चित रूप से ये चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। इसी तरह से पाल काव्य की रचना मिलती है। पाल काव्य जो है वो पशु चिकित्सा से संबंधित व्यक्तित्व मिलते हैं हमें। और इनकी जो रचना है उसका नाम है हस्त्यायुर्वेद। इसको मैं संधि विच्छेद करके आपको बताऊं, हस्ती प्लस आयुर्वेद, यण संधि हो जाएगी।
और हस्ती आयुर्वेद का मतलब हाथियों की चिकित्सा, हस्ती माने हाथी चिकित्सा के बारे में ये ग्रंथ हमें प्राप्त होता है और पाल काव्य उसके विशेषज्ञ हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सुश्रुत की। सुश्रुत को चिकित्सा शास्त्र में शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। आपको बताएं सुश्रुत संहिता इनका ग्रंथ है और इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। और इनके इस ग्रंथ में 121 उपकरणों, ये प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, शल्य चिकित्सा से संबंधित 121 उपकरण। और वो उपकरण भी कैसे आपको बताएं कि जिस तरह से शेर है, शेर शिकार कैसे करता है, कैसे एक जानवर को पकड़ता है, उस तरह की शेपिंग को इन्होंने जानवरों के शिकार के जो प्रकार हैं उन प्रकारों के आधार पर इस तरह की चिमटी, इस तरह के चीज़ें बनाई जिसके माध्यम से शल्य चिकित्सा संभव हो पाई। तो 121 उपकरण, उसके अलावा जो भी हम पट्टी बांधते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं उनका भी जिक्र यहाँ पर, और 8 प्रकार की शल्य चिकित्सा, 8 प्रकार की शल्य चिकित्सा का उल्लेख हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सुश्रुत की रचना सुश्रुत संहिता में। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा का सारा ज्ञान गुप्त काल से संबंधित है और अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसी वजह से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कितना ज्ञान विज्ञान हमारे पास था, आज की तारीख में हम विदेशी आक्रमणों के बाद उतना ज़्यादा अपने आप को इस फील्ड में आगे नहीं ले जा पाए और अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाकी प्राचीन भारतीय इतिहास में जितना ज्ञान हमारे पास है उतना यूरोप के पास या अन्य किसी भी कॉन्टिनेंट के पास नहीं था, इस बात को आप स्पष्ट रखें। ठीक है, तो ये ज्ञान विज्ञान की हमारी बातचीत हो जाती है। इसके बाद थोड़ी सी बातचीत हमारी बाकी है गुप्त काल के धर्म के बारे में। बहुत संक्षेप में बातचीत कर लेते हैं उसके बारे में भी। सबसे पहले बात करते हैं हम गुप्त काल में धर्म की स्थितियों के बारे में। बात करें तो बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म अपने हीनयान के अस्तित्व से बाहर आ चुका था। महायान अपने पराकाष्ठा पर है। आपको बता दें इस समय महायान का बड़ा महत्व है और जब हम देखते हैं हर्षवर्धन के समय में इसके ठीक बाद, तो उस समय भी आपको हेनसांग की यात्रा, महायान से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, दान दक्षिणाएं, बहुत सारी चीज़ें, संगीतियों, इस तरह की संगीतियाँ, संगठित होना लोगों का, वो सब देखने को मिलता है। तो महायान यहाँ पर चरम अवस्था में था और हम लोग पढ़ चुके हैं कि गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म भी अपने अस्तित्व में था, हालांकि वो हिंदू धर्म के बड़ा नज़दीक आ गया था। मूर्ति पूजा अस्तित्व में आने लगी और बहुत सारी मूर्तियों की बात हमने की थी कि बहुत सारी मूर्तियां हमें दुर्जनपुर में मिली हैं। तो वो मूर्तियों का जो निर्माण है या जैन धर्म से संबंधित जो स्मारक बने हैं वो हमें ये स्पष्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं जैन धर्म भी अपने अस्तित्व में आगे बढ़ता जा रहा था और उसका महत्व भी समकालीन रूप से अच्छा था, महत्वपूर्ण स्थिति में था। और आपको बताएं इन दोनों धर्मों को कहीं ना कहीं शासकों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, आपको मानना है कि ये सहिष्णु थे सारे के सारे शासक और इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की और हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं की। हिंदू धर्म की जब बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तो शैव परंपरा। शैव परंपरा से पहले भी मैं सबसे पहले बात करूं यज्ञ परंपरा की, तो यज्ञ होते थे या नहीं, तो आपको बताएं यज्ञ किए जाते थे। यज्ञों की परंपरा, क्योंकि हिंदू धर्म के उत्थान का काल है तो वैदिक सभ्यता युग वाले यज्ञ यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें अश्वमेध यज्ञ के प्रमाण भी हमें प्राप्त हैं। और अश्वमेध यज्ञ जो है, वाकाटक नरेश जो गुप्त शासकों के रिश्तेदार थे, उन वाकाटक नरेशों में प्रवरसेन फर्स्ट के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अश्वमेध यज्ञ आपको पता है घोड़े के माध्यम से क्षेत्र का सीमांकन करने से संबंधित होता था। तो इस तरह के प्रमाण भी हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो यज्ञ परंपरा इस समय भी अस्तित्व में थी और बड़े स्तर पर थी।
इसके बाद बात करें शैव परंपरा की, तो शैव परंपरा में आपको बताएं लिंग पूजा इस समय अस्तित्व में थी और अर्धनारीश्वर स्वरूप, शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की अर्थात आधे शिव और आधी पार्वती की संयुक्त पूजा की परंपरा यहाँ हमको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा शैव संप्रदाय से संबंधित कापालिक, कालामुख और पाशुपत, ये तीनों ही संप्रदाय विकसित होते हुए हमें दिखाई देते हैं। पाशुपत में पशुपति शिव जहाँ पर पशुओं से घिरे हुए हैं, नंदी उनके वाहन के रूप में है। और कापालिक और कालामुख जो तांत्रिक विद्या में जो शमशान की भस्म को अपने शरीर पर लगाना, उस कपाल में भोजन करना, इस तरह की जो तांत्रिक विद्याएं हैं वो भी यहाँ शैव से अटैच आपको दिखाई देती हैं। तो इस तरह के संदर्भ हमें मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। बात करें वैष्णव संप्रदाय की, तो वैष्णव संप्रदाय भी बहुत विकसित रहा और आपको बता दें प्रारंभिक शासक जो थे गुप्त काल के, वो वैष्णव परंपरा को मानने वाले थे और यहाँ पर दशावतार परंपरा जो है वो बहुत महत्व रखती है। दशावतार परंपरा तो आपको बताएं गुप्त काल का एक मंदिर भी प्रसिद्ध रहा है, झांसी का दशावतार मंदिर। तो इसका मतलब जो विष्णु के 10 अवतार हैं, जिसमें बुद्ध भी एक हैं, उन 10 अवतारों की स्तुति हमको देखने को मिलती है और मंदिरों में इस तरह के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बात करें, इससे संबंधित कुछ ऐसे भी प्रमाण मिले हैं जहाँ पर जो जिसे कहे कि कुछ ऐसे स्मारक, कुछ ऐसे निर्माण कार्य जिसमें 10 अवतारों को एक साथ भी प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं भागवत धर्म की। भागवत धर्म का मतलब कहीं ना कहीं सीधा कि भगवत गीता का जो उपदेश है, जो महाभारत का हिस्सा है, उसके आधार पर कृष्ण की भक्ति को महत्व देने का प्रमाण भी हमें यहाँ देखने को मिलता। तो भागवत धर्म के भी उत्थान का काल हमें ये देखने को मिलता है। तो गुप्त काल में भागवत धर्म से संबंधित भी भक्ति परंपराएं अस्तित्व में थी और नवधा भक्ति की बात की जाती है। नवधा का मतलब 9 प्रकार की भक्ति की बात की जाती है। इसके बाद सूर्य पूजा की बात करें तो सूर्य पूजा भी अस्तित्व में थी और यदि मैं कहूँ शाक्त पूजा की, अर्थात शक्ति की पूजा, शक्ति का मतलब देवी की पूजा का अस्तित्व भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और आप देख लीजिए गुप्त काल के जो सिक्के हैं, उन सिक्कों पर भी देवियों का चित्रांकन, लक्ष्मी का चित्रांकन आपको देखने को मिल जाएगा, दुर्गा का चित्रांकन देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब शाक्ति या शक्ति या देवी की पूजा की परंपरा भी गुप्त काल में हमें देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये गुप्त काल में हमें ये स्पष्ट करती हैं कि धर्म के जितने भी स्पेक्ट्रम है या यूँ कहिए विभिन्न स्वरूप हैं, वो सारे के सारे हिंदू धर्म के आपको यहाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं और बौद्ध और जैन की परंपराएं भी यहाँ पर विकसित अवस्था में दिखाई देती है। ठीक है, तो धार्मिक उत्थान का काल है, व्यापारिक उत्थान का, थोड़ा सा व्यापारिक पतन विदेशी स्तर पर माना जाता है। धार्मिक उत्थान, कला के क्षेत्र में योगदान, उत्थान और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सब जगह आपको ये विकसित दिखाई देता है और इसी वजह से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का हम स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातचीत हमारी यहाँ पर संपादित हो जाती है और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गुप्त काल की कला के बारे में। तो 2 क्लासेस में लगभग वो कला की बातचीत हम संपादित करते हुए गुप्त काल की इस बातचीत को एंड करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।